नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर्स और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। सीएम धामी जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा गंभीर नजर आती है, जिसको लेकर सीएम धामी अधिकारियों से लगातार बातचीत भी करते हैं। इस बार सीएम धामी ने 1905 हेल्पलाइन नंबर की समीक्षा बैठक में जहां कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, तो दूसरी ओर बैठक में मौजूद अधिकारियों को भी चेताया है, काम में लापरवाही न बरतें, नहीं तो जिम्मेदारी खुद ही होगी तय। तो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत फिर भी अब कोई संज्ञान अगर नहीं लिया गया तो बड़ा एक्शन होगा, ऐसा सीएम धामी निर्देश देते हुए नजर आए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं और कहा जा रहा है कि कोई भी अपने विभाग में लापरवाही अगर बरतेगा तो उस पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। सरकार सभी पक्षों की गंभीर है और ऐसे में अगर कोई भी लापरवाही या बरतता नजर आएगा तो उसको किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी सीएम धामी अपने कार्यों को लेकर बार बार अपनी एक्टिवनेस होने का लेकर परिचय दे चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से 1905 हेल्पलाइन नंबर को लेकर सीएम धामी की एक्टिवनेस इस बात को दर्शाती है कि एक युवा मुख्यमंत्री होने के नाते वो किस तरीके से धरातल पर इन कार्यों की समीक्षा करे और खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचकर समस्याओं के निस्तारण के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में उन्होंने जिलाधिकारियों को भी फटकार लगाई और कहा कि अब सचिव स्तर पर भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को शिकायतों का निस्तारण करना बेहद ज़रूरी है और शिकायतों का समयबद्ध तरीके निस्तारण हो तो वही बेहतर रहेगा और इसी को लेकर सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। आपदा प्रभावित को प्राथमिकता और पानी, बिजली, सड़क की जितनी भी शिकायतें आएंगी उन सभी का निस्तारण होगा। जिलाधिकारी को भी संकेत दिए और साफ शब्दों में इस बात का जिक्र किया गया है कि अब किसी भी सूरत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जितने भी आला अधिकारी हैं अगर लापरवाही बरतते हैं तो ऐसे में परेशानियों का सामना इनको भी आगे जाकर करना पड़ सकता है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर गंभीर जो हैं वो इस वक्त सीएम धामी हो चुके हैं। अब बैठक जब ये आयोजित की गई तो इस बैठक के अंदर कुछ क्षणों के लिए सीएम धामी ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को भी संकेत दिए कि मुझे या सचिव स्तर पर किसी भी अधिकारियों को खुश करने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीधे जनता की समस्याओं को सुना जाए और मौके पर ही निस्तारण किया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि अगर क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क की शिकायतें मिलती हैं तो उस पर क्षेत्र का जिलाधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो यानी कि 1905 को लेकर हेल्पलाइन नंबर पर जितनी भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, अब मुख्यमंत्री कार्यालय में ये प्रस्तुत करने के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं कि हर 5 तारीख को रिपोर्ट कर देना बेहद ज़रूरी होगा कि आखिरकार कितनी समस्याओं का निस्तारण हुआ है और लगभग सभी समस्याओं का निस्तारण होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही ये भी कहा गया कि शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा पर होना चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए ये कार्रवाई के निर्देश सीएम धामी ने इस वक्त दिए हैं। ऐसे में जन समस्याएं चाहे बड़ी हों या छोटी हों, सीएम धामी हर समस्या पर पूरी गंभीरता के साथ समाधान करते नजर आ रहे हैं, जो कि ताज़ा मामला हम देख पा रहे हैं। और एक रीसेंट एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो सचिवालय में सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 को लेकर समीक्षा बैठक की, जहां सीएम धामी खुद समस्या को सुन रहे थे। तभी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी की छात्रा साक्षी की ओर से विश्वविद्यालय के स्तर से डिग्री नहीं दिए जाने की शिकायत पर सीएम हेल्पलाइन नंबर पर जो शिकायत की गई थी उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए उन्होंने खुद साक्षी से फ़ोन पर बातचीत की और बातचीत में उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और 1 हफ्ते के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन भी इस दौरान सीएम धामी ने दिया है। और फिर भी अगर नहीं होता समस्या का समाधान तो अब तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और ऐसे में कहा जा रहा है कि क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं होंगी उसका भी मौके पर निस्तारण किया जाए, जो कि बेहद ज़रूरी है और किसी भी सूरत में पक्षा किसी को नहीं जाएगा। वहीं सीएम के एक्टिवनेस पर अब कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, सुनिए।
देखिए, अच्छी बात है अगर मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की कल समीक्षा की है। वैसे तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दिन भर में सैकड़ों शिकायतें आती हैं, लेकिन कार्रवाई कितनों पे होती है। लोग दर-दर भटक रहे हैं अपनी शिकायतों को लेकर के और अधिकारी उनको ठेका दिखाने का काम कर रहे हैं। अब अगर मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, कड़े निर्देश दे रहे हैं, अगर उन निर्देशों का पालन होता है, उनके अधिकारी अगर उनके निर्देशों को मानते हैं, लोगों को अगर इसका लाभ मिलता है, वो अच्छी बात है। लेकिन अभी तक सीएम हेल्पलाइन सफेद हाथी ही साबित हुई है। आम लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिला है। हजारों शिकायतें वहां पर जो है पेंडिंग है, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो रहा है। आप जो है 3 साल में एक बार समीक्षा कर दें और 3 साल तक लोग दर दर भटकते रहें, इस समीक्षा से लोगों का भला नहीं होने वाला। नियमित सीएम हेल्पलाइन की निगरानी करनी होगी, नियम जो है उसकी समीक्षा करनी होगी और मुख्यमंत्री जी को ये सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ पर अगर कोई शिकायत करता है तो उसका उसका लाभ भी हो, उसकी समस्या का समाधान भी हो और अधिकारी सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करे, ना कि लीपापोती का प्रयास करे। तो जिस तरीके से आपने सुना कि एक तरफ योजनाओं को लेकर सक्रिय सीएम धामी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कटाक्ष, विपक्ष एकजुट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि युवा मुख्यमंत्री होने के नाते 1905 सीएम हेल्पलाइन नंबर की बार बार समीक्षा की जा रही है। मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण सीएम धामी करते नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं। और इस एक्टिवनेस को अगर हमारे विपक्षी दल किस तरीके से देख रहे हैं और आखिरकार जो सत्ता में बैठी सरकार है इसको समयबद्ध तरीके से निरंतर रूप से कर रही है, तो वो हमारे प्रदेश के विकास की बात है। आज इसी पर कर लेंगे चर्चा। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुकी हैं, सीधे आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ राजेश्वर पैनोली जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो वर्चुअल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष टोटियाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से मौजूद हैं। वीरेंद्र शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि कुछ ही समय बाद हमारे को ज्वाइन करेंगे स्टूडियो से। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत राजेश्वर जी आपसे करना चाहूंगी। जब भी सरकार कोई महत्वपूर्ण कदम उठाती है या फिर हमारे समाज के लिए कोई एक अच्छा काम करने की कोशिश करती है, तो उस पर कटाक्ष आना लाजमी हो जाता है। और ये कहावत भी है, जब जब कुछ अच्छा होता है तो बुरा करने के लिए भी, बुरी कटाक्ष करने के लिए भी लोग आ जाते हैं। उसी प्रकार से आज जो ताज़ा मामला हम देख पा रहे हैं, 1905 सीएम हेल्पलाइन नंबर की समीक्षा करते हुए सीएम धामी नजर आए। वो एक्टिवनेस हम लोगों ने उनके चेहरे पर देखी कि आखिरकार सीएम धामी जनता की समस्याओं को लेकर कितने ज्यादा गंभीर हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस कटाक्ष को किस तरीके से सरकार हैंडल करती है? विपक्ष कहीं न कहीं से विपक्ष को लगने लगा है कि जो वोट बैंक की उनकी राजनीति है वो कहीं न कहीं से धराशायी होती जा रही है। उनका बेसिकली सारा एम जनता के सरोकार का नहीं रह गया। अब जो विपक्ष आ गया है उसका जनता कम हो गया है। उसका सत्ताधारी पार्टी, खास करके जो सत्ताधारी पार्टी मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है, उससे सरोकार ज्यादा रहा है। वो ये बात कभी रियलाइज नहीं कर पाती कि जो भी अच्छा काम है, अब सीएम धामी जी काम स्वीकार है कि सुरंग का केस हो, चाहे कहीं कहीं भी आपदा की बात हो, चाहे कोई भी चीज बात हो, तो उसमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। तो 24 आवर्स के आप जो विजिलेंस की जाती है, कोई आपदा आ रही हो उसमें चाहे कंट्रोल रूम में बैठना हो तो वहां भी सीएम धामी पहुंचे होते हैं। किसी भी जगह सड़क पे चलते हुए लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुनना, ये सारे काम सीएम धामी करते हैं। तो विपक्ष को लगता है कि शायद ये उनके वोट बैंक जो है वो उनसे बिखर रहे हैं और जो विपक्ष है तो जनता के बीच में काम न करके वो कहीं ना कहीं निगेटिव वोट बैंक के पर काम करता रहता है। ये कटाक्ष आते रहते हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के सारे कार्यकर्ता मंत्री अपनी राह पे जनता की सेवा में लगे हुए हैं। जनता के से जो जनता से जुड़े काम है और जितनी जल्दी प्रॉम्प्टली काम हो सके, जितनी जल्दी नौकरशाही पे कंट्रोल रखा जा सके और नौकरशाही को जनता के प्रति जागरूक बनाया जाए, जागरूक के साथ उत्तरदायी भी बनाने की पूरी कोशिश लगातार है। अब विपक्ष को पसंद आए या ना आए, जनता को पसंद आ रही है और इसीलिए हम सत्ता में और आगे भी इसीलिए हम सत्ता में रहेंगे। ठीक है, दीपक रावत जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ सरकार के बेहतरीन कार्य जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं,
चाहे सरकार कुछ भी कार्य कर रही है लेकिन जनता उससे सीधे कनेक्ट कर पा रही है। चाहे सीएम हेल्पलाइन का जिक्र हो, वहां पर लगातार शिकायतें आती हैं, निस्तारण भी हो रहा है और समयबद्ध तरीके से फीडबैक भी लिए जाते हैं अधिकारियों से। लेकिन उसी बीच विपक्ष एकजुट हो जाता है और सवाल उठाता है सरकार की कार्यप्रणाली पर। क्या यूकेडीपी कांग्रेस का ही समर्थन कर रही है? ऋषि जी, आपके प्रश्न में ही उत्तर है सरकार का, और उत्तर में ही प्रश्न है सरकार का। देखिए, आपने दिखाया कि एक छात्रा को डिग्री के लिए फोन करना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को। आप समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है इस प्रदेश की? एक डिग्री के लिए, जिसके लिए सामान्यतः उसको कोई आवश्यकता नहीं है मुख्यमंत्री से संपर्क करने की या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बात करने की, लेकिन डिग्री के लिए अगर उसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बात करनी पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं जो निजी आवश्यकताएं होती हैं एक अच्छे जीवन यापन करने के लिए या दूर दराज इलाकों में रहने वालों के लिए, तो वहां की स्थिति क्या होगी आप इसकी कल्पना भी कर सकती हैं। यहां पर स्टूडियो में बैठकर या अपने घर में बैठकर या एक जहां पर आज मीटिंग ली मुख्यमंत्री जी ने, आपने वहां पर 2 फोन अटेंड कर लिए। आज आप ये खबर की न्यूज बन गई। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि छोटी से छोटी घटनाओं के लिए यदि मुख्यमंत्री के द्वार को खटखटाना पड़ रहा है तो यहां के विभाग का अध्यक्ष किस लिए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, सचिव जो है वो किस लिए हैं? विभाग जो मंत्री है वो किसके लिए हैं? ये विडंबना बनी इस प्रदेश की। अब ये मुख्यमंत्री जी का काम रह गया क्या डिग्री दिलवाना इस प्रदेश में? ये काम रह गया क्या मुख्यमंत्री जी का? तो तमाम तरह वो विभाग, जिस विभाग से संबंधित ये प्रकरण आया है, वो वहां के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? इसका मतलब है नकारा हो चुकी है सरकार के सारे अधिकारीकरण भ्रष्ट हो चुके हैं और छोटी छोटी परेशानियों के लिए मुख्यमंत्री से अब बात की जा रही है। होता यह है कि मुख्यमंत्री 1905 में आदमी तब कोशिश करता है निश्चित रूप से जब वो थक हार जाता है, जब वो तमाम तरह के अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा के थक चुका होता है, जब उसे ये उम्मीद लगती है कि अब कुछ नहीं होने वाला, एक आखिरी उम्मीद सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, तब वो मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन में कॉल करता है और अपनी जो दुखड़ा है या अपनी जो व्यथा है वो उसको बताता है कि क्या समस्या आ रही है। और आप आज ये घोषणा कर रहे हैं कि हर 5 तारीख को इसकी विश्लेषण किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी। निशी जी, ये सरकार क्या 1 साल पहले बनी है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल पहले बनी है क्या? या मुख्यमंत्री 1 साल पहले बने हैं? क्या आज उनको याद आ रहा है कि मेरे यहाँ मुख्यमंत्री की जो हेल्पलाइन है उस पर मुझे ध्यान देना है? ये कुछ नहीं है, ये पोस्चरिंग की जा रही है अपने पीआर एजेंसियों के थ्रू कि मैं दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए लगातार कोई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे मेहनती मुख्यमंत्री अगर इस प्रदेश में कोई है तो मैं हूं, क्योंकि उन्हीं के डिपार्टमेंट के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दबाव बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री के ऊपर। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जाते हैं छात्रों के साथ और छात्रों के साथ बात करते हैं और अगले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो पोस्टर लगाते हैं पूरे राजधानी में कि उनके द्वारा ये समाधान निकाला गया छात्राओं का जो प्रश्न पत्र लीक का मामला था। तो लगातार इस प्रकार की, और एक उदाहरण देता हूं, 4 धाम यात्रा खत्म तो नहीं है निशी जी, चल रही है ना, लेकिन सरकार ने आज आंकड़े निकाल दिए कि पिछले साल 45 लोग आए थे, इस बार हम उस आंकड़े को 47 लाख करीब भक्त आए थे, इस बार हम 45 लाख तक पहुंच गए। ये क्या है? क्या आंकड़ा? क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये यात्रा खत्म हो चुकी है? यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो ये सुगुफा छेड़ रहे हैं कि 3000 करोड़ की आय हुई है 4 धाम यात्रा से। अरे जब आए हुए की बातें 4 धाम यात्रा जब खत्म हो जाए उसकी समीक्षा कर लीजिए। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में? ये सिर्फ आप अपनी राजनीति नहीं कर रहे हैं और विपक्ष को आप कहते हैं कि इन मामले में आप राजनीति नहीं करिए, जब स्वयं मुख्यमंत्री जी राजनीति करने में लगे हुए हैं, जब इनके लगातार तमाम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हो, वर्तमान में सांसद हैं, वो जब इसमें राजनीति करने में लगे हुए हैं और विपक्ष से उम्मीद की जाती है कि विपक्ष इसमें कटाक्ष ना करे। क्यों ना करे कटाक्ष? आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री के 1 साल पहले बने हैं, 6 महीने पहले बने हैं, ये हेल्पलाइन पहली बार बनी है, लेकिन चर्चा आज हो रही है हेल्पलाइन की। इससे पहले तो कभी कोई डिबेट नहीं हुई निशी जी आपके चैनल में कि 1905 में 2 साल से तो मैं भी आ रहा हूं लगातार, मैंने तो कोई डिबेट अटेंड नहीं करी। तो क्या मान के चल रहे कि 2 साल से 1905 निष्क्रिय चल रही थी? ये मान के चले?
तो ये कहीं ना कहीं पर हमें ये मानना पड़ेगा कि अब समझ में आ गया है भारतीय जनता पार्टी को कि पानी बहुत बह चुका है। सरकार की जो इमेज है उसको बनाने के चक्कर में, सरकार की जो इमेज है और स्वयं मुख्यमंत्री की जो इमेज है उसको गढ़ने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और स्वागत है, यदि आज भी वो सचेत है, चेतते हैं तो स्वागत है। लेकिन विडंबना देखिए, एक डिग्री के लिए अगर मुख्यमंत्री जी को फोन करना पड़ रहा है और आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि चलिए इसकी डिग्री दिलाइए, ये काम रह गया क्या इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का और मंत्रियों का? जो काम सिर्फ विभागाध्यक्ष का काम है, विभागाध्यक्ष जो डिग्री कॉलेज का है वहीं से काम समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। इसका मतलब अफसरशाही, लाल फीताशाही इतनी हावी हो चुकी है कि एक आम आदमी को अपनी समस्या का निदान नहीं मिल पा रहा है। निशी जी, ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वार पे उसको भटकना पड़ रहा है, कॉल करनी पड़ रही है, अपनी समस्या बतानी पड़ रही है और तब जाके समस्या का समाधान हो रहा है। और वो भी अब जब अब ये बात आज चर्चा में आपने बताया कि हर 5 तारीख को समीक्षा की जाएगी, तो हमें उम्मीद है कि अगर अब अगर ये सचेत हुई है सरकार, स्वयं मुख्यमंत्री सचेत हुए हैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रति, तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्या का समाधान शायद भविष्य में हो जाए यदि ये निरंतरता बनी रहे। ठीक है। आशीष नौटियाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो आशीष जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले राजेश्वर जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी जिस तरीके से दीपक रावत जी ने इस बात का जिक्र किया कि अभी तक हेल्पलाइन नंबर को लेकर जो समीक्षा होती आ रही थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हो पाई, जो कि अब इतना ज़्यादा किया जा रहा है। उनका कहने का मतलब है कि पीआर टीम क्या एक्टिव हो चुकी है, सरकार की इमेज गिर रही है, इसीलिए अब उसको सुधारने के लिए सीएम अब इस तरीके से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, हेल्पलाइन की समीक्षा कर रहे हैं और अब वर्क रिपोर्ट मांगी जा रही है। देखिए, कि मुझे लगता है कि शायद दीपक रावत जी कम सूचनाएं कम है। हर समय कुछ न कुछ समय के बाद इस ढंग की एक्टिविटी की जाती है। लास्ट टाइम कब हुई थी? कोई भी राजा लास्ट टाइम कब हुई थी राजेश्वर जी? ये मीटिंग लास्ट टाइम कब हुई है, आप मुझे जानकारी दे दें। करीब 6-7 महीने पहले हुई थी, जिसमें हेल्पलाइन में डायरेक्ट सीएम ने अपने यहाँ से बैठ करके हेल्पलाइन में लोगों को फोन करके 6 महीने पहले हुई थी ना? हाँ, तो हुई थी। आप ये थोड़ी आप रोज रोज कहेंगे, आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे क्लास के स्टूडेंट को होमवर्क दिया जाए कि रोज रोज ये काम करो, आज तुम ये काम करके आओ, काम ये काम। आप होमवर्क डिसाइड करने वाले नहीं हो, डिग्री दिलाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी अब हमारी। देखिए, अब आप सुन तो लो, पूरी आपने सारी बात का जवाब देंगे। दीपक जी, आप थोड़ा धैर्य बना के रखो। इसी धैर्य के कारण से आपकी पार्टी के भी आज सत्ता में नहीं पहुंचे। पार्टी का विषय कहाँ से आ गया सर? पार्टी जनता का विषय है ये। आप जिस पार्टी, मैंने आपकी पार्टी को कटघरे में कहाँ खरीदा? मैंने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में कहाँ लिया? अरे जो आप उत्तराखंड क्रांति दल को कटघरे में ले आए, क्या हो गया? मैंने लीजिए आपकी समझ को। मैं तो मुख्यमंत्री की और जनता के बीच की बात कर रहा था, आप उत्तराखंड क्रांति दल को बीच में कहाँ से ले आए? मुख्यमंत्री भी एक पार्टी के थ्रू आते हैं। आप उसमें मुझे लगता है अपनी पार्टी से थोड़ा वो व्यथित हो गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलते रहिए। आप समझे नहीं? और आप अगर अपने विषय को इधर उधर ले जाएंगे, मैंने क्या पूछा आपसे? आपको सीधा सीधा जवाब देने नहीं आया क्या? मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात करी। आपका कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं चल रहा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात करी। अगर आपका जवाब नहीं है तो आप विषय में क्यों लाए? क्वेश्चन आंसर सेशन में चलाने लग जाओ। क्या हो गया राजेश्वर जी? आप मेरे टीचर, उत्तराखंड क्रांति दल बहुत दर्द दे रहा है क्या? अरे आप क्वेश्चन आंसर सेशन या क्या हो गया? मुद्दे की बात पे रहो, मुद्दे की बातों पे चलो, मुद्दे पे जवाब, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। का धैर्य रखो दीपक जी, धैर्य रखो और धैर्य से सुनते रहो। तो धैर्य में उत्तराखंड क्रांति दल धैर्य रखा हुआ है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्रांति दल भी धैर्य, यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। धैर्य रखो, धैर्य के साथ थोड़ा वो भी करो आप। हेलो राजेश्वर जी, आप पहले बात रखिए। हाँ, मैं वही बात ही रख रहा था, लेकिन वो बीच में आ गए। दूसरा वो कह रहे हैं कि एक छात्रा की बात, देखिए मुख्यमंत्री खुद डायरेक्ट सुनने की तैयार है और एक्सेप्शन होते हैं, कहीं न कहीं तो एक्सेप्शन होते हैं जिसमें कोई लेकिन राजेश्वर जी, एक बड़ा सवाल तो ये भी उठता है ना, क्या वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ हैं, जो कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच पा रही है और मुख्यमंत्री को खुद फोन पे बात करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री जो प्रदेश की जिम्मेदारियां लेकर बैठा है, तो क्या वो एक छात्र पर फोकस रहेगा या फिर किसी एक व्यक्ति पर फोकस रहेगा? तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, फिर उसका काम भी जब सीएम ही करेंगे, तो फिर उन डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है? उनका काम भी नहीं होता है, लेकिन उनमें से कुछ काम अगर जैसे एक्सेप्शन रह जाते हैं, आप कुछ एक्सेप्शन को आप करते हैं हैंडल। एक्सेप्शन जरूरी नहीं है कि विश्वविद्यालय उसकी तरफ से गलती हो
हो सकता है कि स्टूडेंट के जो प्रॉपर उसका प्रेजेंटेशन नहीं पाए, और उन बातों को सुनने का, देखिए सुनने का क्या होता है, राजा कोई भी राजा होता है अपनी छाया से राज करता है। तो एक इमेज क्रिएट की जाती है कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व है तो ब्यूरोक्रेसी पर तो इमेज क्रिएट की जा रही है क्या? ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल आता है। राजेश्वर जी, आप राजेश्वर जी, आप क्या कह रहे हैं? आ गए ना? मुख्यमंत्री मेरी बात पे आ गए। इमेज क्रिएट की जा रही है, यही मैंने कहा आपसे। क्रिएट की जाएगी, इमेज क्यों नहीं यही तो मैंने कहा आपसे, ये पीआर एक्सरसाइज है आप लोग की। जनता की सेवा दिखाने का काम है आप लोग का। सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। दिखावा करना और इमेज क्रिएट करना दोनों फर्क है। छाया लेकिन राजेश्वर जी, अभी आपने खुद ही कहा, को मान रहे हैं राजेश्वर जी आपने खुद ही आप कहा, सुनने क्या, आपको लगता है कि इमेज क्रिएट करने का मतलब सिर्फ राजनीति करना ही हो जाता? आप हर जगह आपको उससे ज्यादा सूझ नहीं पाता। लेकिन डायरेक्ट राजेश्वर जी, आपने कहा था कि जहाँ पे आपदा होती है वहाँ मुख्यमंत्री जी जाते हैं, आपने बोला ना। आपदा होती है वहाँ पर भी मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से प्रेजेंट होते हैं और चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मतलब डायरेक्टली जनता के साथ इन्वॉल्व है, डायरेक्टली जनता के साथ इन्वॉल्व होते हैं। राजेश्वर जी मुझे बताइए, आपदा मंत्री कौन है इस प्रदेश में? आपदा मंत्रालय किसके अधीन है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपदा मंत्रालय मुख्यमंत्री के अधीन है और आपदा में अगर वो जाते हैं तो आप महिमा मंडल करें? क्या बात, किसी और मुख्यमंत्री को दे दीजिए और तब मुख्यमंत्री जाते हैं तो बात बनती है। मतलब उन्हीं के अधीन वो विभाग है और वो अगर उस जाते हैं तो आप महिमा मंडल करें, वो तो उनका फर्ज बनता है जाना। देखिए जी, जो अच्छी बात होगी हम उसका पूरा महिमा मंडल गलत बात है। जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं का विभाग है ये, उनकी जिम्मेदारी है जाना। जनता में उस बात को, जनता को भी उस बात को समझती है किसका महिमा मंडप होना चाहिए। और महिमा मंडप होना, जिसकी कल आप कहोगे कि राम की महिमा मंडप कर रहे हो, राम तो भगवान थे, उनके महिमा मंडप। देखिए हर चीजों का महिमा मंडप की बात नहीं करनी बात है, अच्छे काम का तत्काल काम करने का जरूर से महिमा मंडल करना चाहिए। उसका हमें लगता है जो अच्छा काम है उसको जनता भी समझती है, जनता को बताना भी पड़ता है और जनता को समझाना भी पड़ता है कि हम अच्छे काम राजेश्वर जी, आऊंगी आपके पास ही, और दीपक रावत जी से भी सवाल लेना बेहद जरूरी बनता है और हमारे विपक्षी दल भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, उनसे भी सवाल लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चन आवर्स में हम आगे बढ़ेंगे और सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। सीधे दीपक रावत जी का रुख करेंगे। दीपक रावत जी, देखिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इमेज क्रिएट की जा रही है और इमेज क्रिएट करने के चक्कर में सिर्फ 2 फोन कॉल्स अटेंड किए जाते हैं और उसके चक्कर में कहा जाता है कि समस्याओं का समय पूर्वक समाधान हो रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए निशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को नहीं मानेंगे तो मेरे पास तथ्यात्मक भी है। एक हमारी ही कॉलोनी की रिपोर्ट है। अगस्त में पानी की समस्या चली आ रही थी और सीएम जब विभाग ने वो काम नहीं करा, जो जल संस्थान ने काम नहीं करा, तो सीएम हेल्पलाइन में उसको हमने हमारी ही कॉलोनी के जो अध्यक्ष थे RWA के, उन्होंने इसको रजिस्टर्ड कराया। ये मैं अक्टूबर की घटना बता रहा हूँ। अब हम अक्टूबर में आ चुके हैं, ठीक है, अगस्त की। अब ये देखिए, आप ही को मैं दिखा रहा हूँ, उनको लगे नहीं ये हेल्पलाइन में रिपोर्ट करी हुई नहीं करी हुई है, एस्टिमेट बना हुआ है। 3 महीने के हो गए, अब तक कोई कार्य प्रगति में नहीं हो रखा है। पूरी पाइपलाइन चेंज होनी है जिसकी वजह से रोड बननी है, स्मार्ट सिटी की मेन रोड है मथुरा वाले की, कोई काम नहीं हो रखा है। और आप मुझे बताइए 3-3, 4-4 महीने में अगर हेल्पलाइन के बाद भी काम ना हो रहा हो तब सबका क्या जवाब देंगी भारतीय जनता पार्टी? आज आपने एक PR एक्सरसाइज करी, उसमें आपने मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया, मुख्यमंत्री जी ने समाधान कर दिया। मैं तो आपके सामने वास्तविकता दिखा रहा हूं कि ये कॉलोनी की समस्या बता रहा हूं, 4 महीने पुरानी, 3 महीने पुरानी समस्या बता रहा हूं, जिसका समाधान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में गया, वहां से विभाग गया होगा, लेकिन अब तक ना रोड बनी है ना पाइपलाइन बिछी है। वही पुरानी पाइपलाइन जो बिछी है, टूटी फूटी है, उसी से व्यवस्था चल रही है। और स्मार्ट सिटी का ढिंडोरा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में पीटती है। तो हम क्या बोल रहे हैं? मैं राजेश्वर जी की बात को मानने के लिए तैयार हूं, मैं आज भी मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये देखिए ना, ये प्रत्यक्ष को प्रमाणन की क्या जरूरत है? ठीक है, इसके बारे में तो आपको कहना पड़ेगा। ठीक है दीपक रावत जी।
खाली हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज करना निशी जी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। ये तो मैं निराकरण जीता होना जाता उदाहरण आपको दे चुका हूं। आज भी हमारे कॉलोनी वाले, जिस कॉलोनी में मैं स्वयं रहता हूं, वहां पर लगातार इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि बरसात 4 महीने, बरसात जब रुकेगी तब नई पाइपलाइन बिछेगी। एस्टिमेट हो चुका है और नई पाइपलाइन बिछेगी तब रोड बनेगी। पूरी रोड खुदी हुई है और 1 साल होने को आया है उस रोड को खुदे हुए, अलग अलग कारणों से। कभी गैस पाइपलाइन बिछानी है, कभी पाइपलाइन टूट गई है, कभी विभिन्न अलग अलग समस्याओं से। लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है, आज भी वो अब मेन देहरादून स्मार्ट सिटी के अंदर इस घटना का जिक्र जो मैं कर रहा हूं, और यही मुझे जिक्र है कि हेल्पलाइन जरूर एक जब आदमी थक हार जाता है तो आखिरी उम्मीद उसकी हेल्पलाइन है। लेकिन अगर हेल्पलाइन में भी इतने महीने बाद कोई काम ना हो तो आखिर वो इंसान कहां जाए, वो कॉलोनी वासी कहां जाए, या वो जो छात्रा जिसका आपने उदाहरण दिया, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं दिया, वो कहां जाए? जाए तो जाए कहाँ? फिर ठीक है, आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए सीएम धामी नजर आए हैं और फिर उसके बाद विपक्ष के सवालों पर भी यहाँ कटाक्ष किया जाता है। राजेश्वर जी ने भी जिस तरीके से कहा कि लगातार विपक्ष का काम ही यहाँ पर मुद्दे को भुनाना रहा है, इसके अलावा विपक्ष और कुछ नहीं करता। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है ये ड्रामेबाजी सरकार है। आप देखें किस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले धामी जी ने युवाओं का जब आंदोलन चल रहा था पेपर लीक के मामले में, तो किस तरह हरिद्वार से लोगों को बुलाया और वहां से लोगों को बुला करके इन्होंने जो है उनसे बुलवाया कि हमें नहीं, हमें से वो रिजल्ट चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। बाद में झूठ इनका पकड़ा गया। फिर उसके बाद जब आंदोलन तोड़वाने के लिए गए तो कहने लगे कि मुझे बड़ी पीड़ा थी, मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी जिस दिन से आंदोलन है, कैसे बैठे हो। मतलब इतने झूठे और मक्कार लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं। कितना ड्रामा करोगे, कितना झूठ बोलोगे। आप बताएं, आपने हरिद्वार से क्यों बुलाया लोगों को? तो ये झूठे लोग हैं। 1905 में अपने ही आदमी को कॉल करते हैं और उसके बाद वो लोग जो कॉल करने के बाद जो है अपने आदमी को कॉल करने के बाद क्या है कैसा है। अरे 1905 भी भारतीय जनता पार्टी की तरह फर्जी नंबर है। 1905 जो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने रखा है। जनता की कोई समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं। कहने की बात है मुख्यमंत्री जी, आज तक आप बताए ना, हमने तो कोई सुना ही नहीं 1905 से इसके माध्यम से कोई समस्याएं सॉल्व हुई हो। बहाने 36 हैं, 36 बहाने लगा देते हैं इधर उधर के। तो 1905 भी जैसी भारतीय जनता पार्टी झूठी है, ऐसी लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगातार समीक्षा हो रही है नौटियाल जी, और कहा जा रहा है कि अब इसके तहत ही बहुत सारी समस्या ऐसी हैं जिसका निस्तारण हुआ है, जिलाधिकारी स्तर पर ही समस्या का निस्तारण कर दिया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा कि विश्व की नंबर 1 पार्टी बनकर रह गए कर्ज लेने में। 249 लाख करोड़ आज उत्तराखंड का कर्जा हो गया। ये मोदी है तो मुमकिन है का जो नारा है उसके ही तहत हुआ है। ये झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग, उनका क्या जाता है बोलने में। ये तो झूठ बोल रहे हैं। कुछ इनके तरह गोबर भक्त हैं जो इनकी बातों पर हाँ मिलाते हैं। लेकिन मुझे लगता है जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है, इनके झूठ को पहचान चुकी है। किस तरह से कितना झूठ बोलोगे। अब मुख्यमंत्री जी को जब मैं देख रहा था किस तरह से युवाओं का आंदोलन तुड़वाने के लिए जब आए और कह रहे अब सीबीआई जांच होगी, पहले यही वही मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे थे नकल हुई नहीं। अब बताओ, जब नकल नहीं हुई तो सीबीआई जांच किसकी कर रहे हैं? मतलब ये नकल नहीं है, अनियमितता है। ये मुख्यमंत्री ने बोलने का काम किया। मुख्यमंत्री ने झूठ बोलकर हरिद्वार से बच्चों को बुलाया, पढ़ने वाले बच्चों को, और कहा कि नहीं हमें तो जो है रिजल्ट चाहिए। तो ये कितने झूठे और मक्कार लोग हैं, शर्म नहीं आती किस तरह जनता के बीच में खड़े हो जाते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुख्यमंत्री जी जनता के बीच आकर इस प्रकार की बातें बोल रहे थे कि मुझे उस दिन से नींद नहीं आई। इन्हें नींद इसलिए नहीं आई कि इनकी मक्कारी जो है, इनके मन में जो मक्कारी है देश के युवाओं के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, वो मक्कारी इनकी कामयाब नहीं हुई। तो लास्ट में जब लगा मुख्यमंत्री जी को कि अब जो है जनता मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है, तो जाकर खुद खड़ा होना पड़ा। भाई झूठ होता है, हमने झूठ समझ लिया। और 1905 में खुद ट्राई कर चुका हूँ। 1905 में कुछ नहीं है। 1905 के अंदर आप 1905 में मुख्यमंत्री जी झूठी बातें कर रहे हैं। अपने ही लोगों को फोन लगा रहे हैं। पहले फोन किया जाता है कि हम आपको मुख्यमंत्री फोन करेंगे, आपको हाँ मिलानी है। अपने ही कार्यकर्ताओं को फोन कर रहे हैं। आपने देखा भी आपदा जब आई थी तो उसमें क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए
और सिर्फ उन लोगों से मिले जिनका पहले ही पूरा टेस्ट हो रखा था, स्क्रीन टेस्ट की कि आपने क्या बोलना है, क्या बोलोगे और कितना बोलोगे। उन लोगों से मुलाकात करके चले गए। जो देश को कर्ज में डुबा रहे हो अपनी झूठी बातों में, शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को कितना खाओगे, आपको शर्म आनी चाहिए। देश को और राज्य को आप कर्ज में डुबा रहे हो और 1905 जैसा एक फर्जी नंबर चला रहे हो, जिसे 1905 के तहत शिकायत सुन रहे हो। मुझे नहीं लगता कोई शिकायत सुनी जा रही है, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है नौटियाल जी। पनोली जी, यहाँ तो सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग गया है उत्तराखंड सरकार पर कि 1905 टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग रचने के लिए यहाँ पर चलाया गया है, जस्ट टू क्रिएट अ इमेज, और उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है समस्या का। क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? देखिए ये, क्योंकि अभी लाइव एग्जांपल तो दीपक रावत जी ने भी दिया। हालांकि मैंने पर्सनली अभी तक हेल्पलाइन नंबर से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही चाहूंगी कि मुझे कोई ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर लाइव एग्जांपल ऐसा मिल रहा है और वो कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन मिलाया जाता है और डायरेक्टली उन्हीं से कॉन्टैक्ट होता है, क्या वाकई में 1905 की ये सच्चाई है? देखिए कांग्रेस अपना पुराना एक्सपीरियंस बता रही है कि कैसे कैसे एक्ट अपॉन करते थे। वो सोचते हैं कि वो जैसे वो करते थे वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। हम वैसे न वैसे उनके जैसे हैं, न उनके जैसे हम बनना चाहते हैं, न उनके जैसे हम आगे रहेंगे। बड़ी क्लियर कट बात है। आम जनता से पूछिए ना, किसी पर्टिकुलर पार्टी जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए कुछ का कुछ इल्जाम लगाती रहती है। एक जनता में सर्वे करा लीजिए, सर्वे करा के आपको खुद पता चल जाएगा। नहीं तो एक आरटीआई लगा लीजिए। एक आरटीआई, देखिए कोई मेहनत नहीं करना चाहते, एक आरटीआई लगा लीजिए कि कितने लोगों के हेल्पलाइन से हुई है, उसमें भी आ जाएगा। कितनी चीजें डीएम के लेवल पे सॉर्ट आउट हो गई, वो भी आ जाएगा। और कुछ एक दो एक्सेप्शन बता देने के लिए, क्योंकि आधी अधूरी बातें बताते हैं ना कि आधा सच को कह देते हैं कि पूरा सच मान लो। जैसे दीपक रावत जी बता रहे थे कि उनकी कॉलोनी का, अब उसकी कॉलोनी के फैक्ट क्या है, एक्चुअल प्रैक्टिकली इश्यूज क्या क्या है, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आधी बातें बता दे रहे हैं कि एक साल से ऐसा ऐसा हो रहा है और हमें नहीं पता कि क्यों हो रहा है। तो उनके पास भी पूरे मशीनरी थी, देख के बताते हैं, पूरे तथ्य के साथ आते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे स्क्रीन पे दिखलाई नहीं दे पा रहा था कि वो क्या चीज दिखला रहे हैं, लेकिन अगर हो सकेगा तो उनके राजेश्वर जी देख लीजिए, आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं, देख लीजिए कंप्लेंट लिखी हुई है, एचएनबी कॉलोनी की कंप्लेंट है दीपक जी सुन 1905 में। आप सुन, अरे आप दीपक जी आप सुन तो रहे थे, मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है क्योंकि उसके टेक्निकल इश्यूज है अपने चैनल। ये तो मैं आपको भेज दूं, ठीक हो जाएगी मेरे हमारी समस्या। नहीं देखिए, मुझे भेज देंगे, समस्या ठीक हो जाएगी। या मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी मुझे ऑनलाइन। मुझे नहीं, मुझे आप भेज दीजिए, आप उनको भी भेज दीजिएगा, समस्या ठीक होगी। तो ये वही उन्हीं को तो भेजिए है, और किसको भेजिए? जिसका गुणगान आप कर रहे हो उन्हीं को तो भेजिए, 1905 में तो भेजिए है। अरे आप सुन लो, आप बीच में मुझे लगता है कितने उतावले हो ना, कि जिससे आप सुनना नहीं चाहते हो। आप मैं वो सुनना चाहता हूँ जो मेरी कॉलोनी के लोग सुनना चाहते हैं। आप ये देखना नहीं चाहते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, समस्या बता रहा हूँ, आप इसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। आप एचएनएन को भेजो, मेरे से ज्यादा इंडिपेंडेंट कौन एचएनएन है ना। हाँ, एक आपका न्यूटन, आप उसको भेजो, लेट देम पुट फॉरवर्ड, उसमें उनके अपने उसको ले लेंगे कि क्या क्या चीजें उसको फैक्ट है। एचएनएन 1905 मुख्यमंत्री जी को भेजेगा। अरे मैं वो भी मुख्यमंत्री जी को भेज सकते हैं, आपने भी भेजा है, दूसरे लोग भेज सकते हैं। मतलब इधर उधर भेजो, समस्या का समाधान नहीं होना। सुन तो लो, मुख्यमंत्री इनएक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दी उत्तराखंड है। आप कोई भी आदमी जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट एजेंसी। राजेश्वर जी, एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे, इसी में ज्वाइन करिए। अगर फॉरवर्ड करेगी तो अपने आप ही उसको भी पता चल जाएगा एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन क्या है। नहीं राजेश्वर जी, मुझे एक चीज जाननी थी कि जब हम हेल्पलाइन में कोई भी कंप्लेन करते हैं तो उसकी डेडलाइन क्या है कि कब तक हमारी समस्या का निस्तारण हो जाएगा? फॉलो अप एक्शन आते हैं। आइए सुन तो लीजिए, डेडलाइन तो एक अपनी जगह, देखिए डेडलाइन इसलिए नहीं हो सकती किसी चीज की कि कोई चीज हो सकता है एक दिन में सिर्फ सॉर्ट हो गया, कोई चीज हो सकता है कि एक महीने, डिपेंड करता है ना कि आपकी समस्या किस टाइप की है। बट हम लोग उसका आश्वासन तो ले पाएंगे ना कि आपकी सिचुएशन ये है, उसका रिप्लाई ही नहीं जब तक मिलेगा हेल्पलाइन नंबर से, तो हम लोग कैसे कॉन्फिडेंट हो पाएंगे सरकार को लेकर? आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसमें से फॉलो अप एक्शन होता है, और फॉलो अप एक्शन होने के बाद
आपको मुख्यमंत्री कार्यालय से भी ऑटोमेटिकली हेल्पलाइन को जो कंट्रोलिंग ऑफिस है वहां से फोन आएगा कि आपकी समस्या का अभी तक कोई समाधान हुआ कि नहीं हुआ। मेरे पास ये कागज आए हैं, ये कागज में ये बातें लिखी, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। आप करके तो देखिए एक बार, आप खुद भी इंडिपेंडेंट किसी एजेंसी से करा के देखिए। लेकिन देखिए, आप ये कोई कहे कि 100% समस्या सॉल्व आउट हो सकती है, तो दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं कि 100% समस्या बिल्कुल पैनुली जी, मैं आपकी बात से 100% एग्री रखती हूँ कि चाहे सरकार की योजना या फिर कोई भी योजना हो, 100% धरातल पर उतरे ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट फॉर अस एक, जिस तरीके से अभी हमने लाइव एग्जांपल देखा कि इससे पहले 3 से 4 महीने हो गए हैं उन्हें कंप्लेंट फाइल करे हुए, उससे पहले भी वो डायरेक्टली अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं। लेकिन अगर सीएम हेल्पलाइन पर जब लास्ट ऑप्शन बचता है वहाँ कंप्लेंट फाइल की जाती है, 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, सो व्हाट विल डू नेक्स्ट? कोई रिस्पॉन्स पे मैं एग्रीड नहीं हूँ कि रिस्पॉन्स आपको 100% 1 महीने के अंदर स्टेटस रिपोर्ट भी मिलेगी, सब कुछ मिलता है। ये तो इस बात दीपक रावत जी, क्या आपको कोई रिस्पॉन्स मिला है? आधा सच बता, मैं यही बोल रहा हूँ कि आधा सच बता रहे हैं। देखिए, आधा सच के अलावा पूरा सच आधा सच नहीं, उन्होंने मुझे पूरी इंफॉर्मेशन भी शेयर की है और प्रोबेबली हम आपको भी वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। वहाँ से क्या फीडबैक आया उसकी बात तो कर ही नहीं रहे हो। आप मुझे एक बात बताइए, आज आपने एक उदाहरण दिया एक छात्रा का, इसका मतलब ये है कि आज अगर मुख्यमंत्री के द्वारा उनसे संपर्क किया गया या उन्होंने मुख्यमंत्री को संपर्क किया तो उसकी समस्या का समाधान हो गया। हर कोई ऐसा भाग्यशाली नहीं है। अब मैं ये भी आपकी बात मानता हूँ, हर कोई को जरूरत नहीं है समझ रहा। देखिए, मैं ये भी बात कर लीजिए, राजेंद्र जी, बात एक्सेप्टेंस राजेंद्र जी, हर की नहीं, राजेंद्र जी, चलता है, अरे सुन तो लीजिए, सिस्टम का फॉल्ट। मैं ये भी मानता हूँ कि सारी समस्या का समाधान होगा, ऐसा भी संभव नहीं है। मैं आपकी इस बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन समय बाउंडेशन तो कुछ होगा। आपको विभाग जो है, आप ये देखिए कि साधारण सी डिग्री की समस्या है, वो तो आप मुख्यमंत्री ने सॉल्व कर दी डिग्री की, जबकि इतनी सारी विभिन्न समस्याएं, जन समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, जिसमें से एक मैंने अपनी एचएनबी कॉलोनी अजयपुर की एक घटना और आपको बताई। आपने राजेश्वर जी, सबसे पहली बात, जो भी निर्देश दिए गए हैं उसमें ये पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो और पाइपलाइन से जुड़ी समस्या हो, इसका तो इसी की तो बात हो रही है। इसीलिए उसमें ये चीजें ज्यादा मेंशन की गई हैं कि इसको प्राथमिकता से लिया जाए, क्योंकि सबसे पहले विकास की अगर दिशा में देखा जाए तो ये काम महत्वपूर्ण आते हैं और इनको पहले खासतौर पर किया जाए और बाकी भी यहाँ पर लगातार काम होते रहेंगे। लेकिन अगर इन्हीं समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा जो कि बेसिक है, पानी लोगों को चाहिए, सड़क लोगों को चाहिए, हॉस्पिटैलिटी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हर एक चीजों की तो जरूरत है ही ना, अब वही चीजों का समाधान नहीं जब सीएम हेल्पलाइन पर होगा तो वो कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। नौटियाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब आप बताइए किस तरीके से इस समस्या का समाधान होगा, क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार को? 1905 को और भी ज्यादा जो बेहतर तरीके से अगर ये संचालित कर पाए। नहीं, देखिए, भाजपा को हमने बहुत लंबा समय हो गया देखते देखते, इनके झूठ को देखते देखते, झूठ, पाखंड, और मेरे भाई भी पैनुली जी बैठे हुए थे, मुझे बड़ी दया आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर। क्या बोलेंगे बेचारे, उनसे बोलने के लिए है क्या? देखिए, अपनी पार्टी की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रवक्ता है तो उसके लिए ही बोलना पड़ेगा। और मन से मुझे लगता है बहुत दुखी होंगे ये लोग भी कि उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के अंदर देश के साथ नाइंसाफी हो रही है, युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ये तो पार्टी जो है, ये पार्टी थोड़ी है, ये तो पता नहीं कॉर्पोरेट कंपनी टाइप की है, जो एक आए थे और झूठ बोलकर चले गए कि हम आएंगे तो गंगा साफ हो जाएगी, हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, हम आएंगे तो काला धन आएगा। झूठ की दुकान है। तो जैसे ये झूठ की दुकान है तो इनका 1905 नंबर भी झूठ की दुकान है। कुछ दिन पहले अभी कहते डीएम देखता है, डीएम समझता है। क्या डीएम देखता है? जिस डीएम को इनका मंत्री बोलता है अपने रंग ढंग ठीक कर ले, आओ ठीक कर ले, किस तरह बदतमीजी कर रहे हैं एक आईएएस अधिकारी के साथ आप, तो उनको जनता समझ चुकी है। और मुझे लगता है निश्चित आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा जवाब इनको मिलने वाला है, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। और इनसे सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं करूंगा, मैं तो पूरे देश में कहूंगा, पूरे देश के अंदर जो आतंक भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है, जो नफरत का बीज इन्होंने बो रखा है, निश्चित जनता बहुत हद तक, जो कल तक कहते थे कि अब तो भाजपा को समर्थन करते हैं, आज कहने लगे हैं कि भैया हमने देख लिया ये भाजपा कितनी झूठी और बेईमान पार्टी है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जो है जनता के सब समझ आएगा। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत जो है विश्व में नंबर 1
कर्ज लेने वाला देश बन गया है। 249 लाख करोड़ का कर्जा इन लोगों ने देश के ऊपर चढ़ा दिया है। तो निश्चित देखें, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए बहुत हानिकारक है। इसको बाहर जाना ही होगा, नहीं तो देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगी। और मैं उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आपसे बात कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि इनको देश से हटाना बहुत जरूरी है। जो अभी नहीं समझे हैं, समझो, पढ़ो, गूगल सब बताता है। आप गूगल में पढ़ो, आप ग्रुप में पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, आपको डाटा क्लियर करो अपने, हमारे बोलने से मत सुनो। आप लेकिन डाटा आशीष क्लियर जी, करो, देश के आप ऊपर जिस कर्जा तरीके से कितना कह रहे हैं है, कि हो सरकार क्या रहा सब कुछ झूठ कर रही है और झूठ ही पोर्ट्रे कर रही है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लेकिन कुछ नैरेटिव ऐसे भी हैं जो सेट किए गए उसको पूरा भी किया गया, और इस बात क्या से पूरा नहीं किया आप एंकर वो महोदय? कर सकते क्या हैं, पूरा क्योंकि किया आप बताएं ना। वही मैं आपको भारतीय बता जनता रही हूँ, पार्टी वही का मैं एक आपको बता वादा रही मुझे हूँ, बता दें, वही मैं आपको दिखा जो रही हूँ भारतीय और जनता बता पार्टी रही ने पूरा हूँ। किया हो। जिस तरीके से अभी सीबीआई जांच की हम बात कर रहे थे और यूके ट्रिपल एसी पेपर लीक मामले की बात की जा रही थी, उसमें सीबीआई जांच के आदेश खुद मुख्यमंत्री ने दिए, और उसके बाद जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो सिटिंग जज की निगरानी में जांच करवाने को लेकर आप लोगों ने सीधे सीएम आवाज कूच कर दिया। अब एंकर सीएम महोदय, हेल्पलाइन को लेकर जब कार्य हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है वो हम आरटीआई के माध्यम से भी जान सकते हैं और विभिन्न चीजों के माध्यम से भी जान सकते हैं कि आखिरकार सरकार कितनी गंभीर है जनता की समस्याओं को लेकर, वो हमारे पास राइट है और हम उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार बनती है। लेकिन कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है आशीष जी, जो कि इस वक्त राजनीति जारी है प्रदेश भर में, कहीं आपका वोट बैंक खतरे में तो नहीं है, या फिर आपको कोई डर सता रहा हो? अरे एंकर महोदय, हमें किसका बात का डर? ये बेईमान ये हैं, इनको रोजगार, इनको अपने कुछ चुनिंदा व्यवसायी दोस्तों को देना है, हमें किस बात का डर? डर तो इनको हुआ जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप बताएं, आप कह रहे हैं सीबीआई जांच कर रही है, अरे खुद नकल करा दी, खुद पहले पूरी कोशिश की। आपको बात याद नहीं है हरिद्वार से कौन बच्चे आए थे? आप भूल गए क्या उस बात को? इन्होंने पूरी कोशिश की युवाओं को भकराने की, झूठ बोलने की, बदमाशी करने की। जब कुछ नहीं चढ़ा और युवा एक जिद पर अड़ गए कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, तो मुख्यमंत्री अपने घंडियाली आंसू बहा रहे हैं कि मुझे बहुत पीड़ा हो गई, उस दिन से पीड़ा हो गई, तेरे पीड़ा हो गई थी। और हरिद्वार से बच्चों को किसने बुलाया? अरे झूठे और बेईमान, झूठ और बेईमानी, ये भारतीय जनता पार्टी के कवच हैं। ये झूठ बोलकर राजनीति कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ झूठ बोलना है और राजनीति करनी है। लेकिन जनता, मुझे लगता है, बहुत हद तक इन्हें पहचान गई है। कुछ ऐसे लोग बचे हैं जो बेचारे जो एक दो चैनल के अलावा कुछ बाकी चैनल देखते नहीं, तो समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा। तो उनको भी मैं निवेदन करूंगा, समझे, हमारे बोलने से मत समझे, अपना एक स्टडी करें। अब पूछिए ना, गूगल से पूछो, ग्रोक से। आपको पढ़े लिखे नहीं है तो ग्रोक से पूछ लो कि देश के ऊपर कर्जा कितना है, तो ग्रोक बता देगा। अरे आज की डेट तो बड़ा आसान हो गया जांच पड़ताल करना। पूछो ना कौन भ्रष्टाचारी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस किस के भ्रष्टाचार धुले हैं वॉशिंग मशीन में, सब बताएगा आपको। ठीक है। आपको सब पता लगेगा। और मुझे लगता है जिस दिन इनके अंधभक्तों को ये पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की दुकान है, उस दिन को अपना मुंह दिखाना भी मुश्किल नजर आएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है। जहाँ देखो भ्रष्टाचार, युवा अत्याचार कर रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है। आप देखिए ना, ये कहाँ सही है? अरे वोट चोर गद्दी छोड़, पेपर लीक चोर गद्दी, अरे मतलब इतने बेईमान हैं, पूरे देश को बर्बाद करने के लिए ठान रखी है। और बोलते हैं हम तो झोला छाप हैं, झोला उठाकर चल देंगे। अरे भैया, तुम हो झोला छाप, हम नहीं है झोला छाप। हमें देश के लिए काम करना है, देश को संभालना है, अपने युवाओं के भविष्य को संभालना है। आज आप बताएं, अमेरिका किस तरह टैरिफ लगा रहा है, कितना परेशान कर रहा है इंडिया को। ये सब मोदी जी की गलत नीतियों का असर है जो आज ऐसा हो रहा है। और यूपी के अंदर जो दंगे हो रहे हैं, ये भाजपा की गलत नीतियों का असर है, जिसकी सरकार से दंगे हो रहे हैं। क्योंकि जब हिंदुओं को मराएंगे तब इनको मजा आएगा। ये उस प्रकार के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है नरहल जी, आऊंगे आपके पास। दीपक जी, अभी यहाँ पर सारे सवाल जो आशीष नौटियाल जी ने उठाए हैं, क्या आप भी उसी का समर्थन करते हैं? विपक्ष एक साथ है क्योंकि सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, विपक्ष की निगरानी में, जनता की निगरानी में, क्योंकि जनता अब बिल्कुल भी मूर्ख बनने वालों में से तो नहीं है। वो बखूबी जानती है कि कौन किस हद तक उनके हित में कार्य कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कौन राजनीतिक रोटियां सेकने का यहाँ पर काम कर रहा है।
लेकिन दीपक रावत जी, जरा मुझे आप बताइएगा, क्या प्रदेश में जो इस वक्त हालात हैं उससे कौन सी पार्टी ऐसी है जो पूरी तरह से इस वक्त हिली पड़ी है, बौखलाई पड़ी है? देखिए, एक हफ्ता पीछे चलते हैं। नकल जिहाद किसने बोला सबसे पहले? मुख्यमंत्री ने। जब नकल प्रकरण हुआ, सबसे पहले नकल जिहाद की परिभाषा किसने दी कि ये तो एक नकल जिहाद है? मुख्यमंत्री ने स्वयं दी ना, किसी और ने तो नहीं दी। क्या उद्देश्य था उनका इसके पीछे? किसी तरीके से जो नकल हुई है उसको जिहाद का नाम दे दीजिए, लोग भ्रमित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहा उन्होंने? कुछ ही पन्ने गए हैं, रिजल्ट तो अभी हमारे हाथ में है। रिजल्ट कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि यूके ट्रिपल एसएससी बना रही है? उनकी तो इस बात को ऐसा लगता है कि रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी बना रही है, क्योंकि वो स्वयं कह रहे हैं कि रिजल्ट तो हमारे हाथ में है, खाली कुछ ही पेपर आउट हुए हैं, कुछ ही पन्ने आउट हुए हैं, तो रिजल्ट बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मतलब अपनों को ही नौकरी देगी, ये उनका कहना है। उसके भावार्थ यही निकलते हैं। कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार से युवाओं ने दृढ़ निश्चय कर सरकार की अकड़ को झुकाया है, उनकी अकड़ तोड़ी है, उनको मजबूर किया है कि युवा शक्ति के आगे किसी भी प्रकार का प्रचंड नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं चलेगा, कोई भी किसी भी प्रकार का दिग्भ्रमित वाला कोई बयान नहीं चलेगा, और सरकार को झुकना पड़ा, आना पड़ा, मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से आना पड़ा, और उनको मानना पड़ा कि हाँ, कहीं सीबीआई, जिस सीबीआई के बारे में स्वयं मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं खाली मुख्यमंत्री जी को कोट कर रहा हूं, कि अगर सीबीआई जांच होती है तो आने वाली भर्तियां डिले हो जाती हैं, तो अब वो डिले क्यों करवाई? एक हफ्ते में आपने अपने बयान बदले हैं। स्वयं मुख्यमंत्री ने जो पहले जो बयान दिए नकल जिहाद का, तो अब किसको ढूंढ रहे हैं आप? उन नकल जिहादियों को ढूंढ रहे हैं। किस किसने नकल कराई? सीबीआई ढूंढेगी। तो अपने ही बयानों से पलटना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं और स्वयं मुख्यमंत्री बहुत प्रेशर में है इस समय, और एक इमेज गढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, जिसका एक माध्यम यह भी है। और निश्चित रूप से हम बहुत प्रेशर में इसमें भारतीय जनता पार्टी है, और जिस तरीके का जनता के सामने उनका जो नकाब है वो उतरा है, उसका खामियाजा यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, जनता उन पर विश्वास नहीं करने वाली। ठीक है पैनोली जी, फाइनल कमेंट लेंगे, और एक छोटे से सवाल के साथ कोट करना चाहूंगी। वन मैन आर्मी में सीएम धामी लगातार नजर आ रहे हैं, और उनके ऊपर ही सारे कंधों पर वो बोझ नजर आ रहा है। क्या इस वक्त सरकार बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड है? देखिए, एक तो पहली बात मैं बता दूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सत्ता जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता के लिए है, और आगे भी जनता के लिए बनी रहेगी। और जितने भी भ्रामक और जो लगते हैं कुछ लोगों की, जिनको लगता है कि उनकी राजनीतिक जमीन खसकती जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री से परेशान है, या कहिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। अब आपकी बात जो आ जाती है कि वन मैन आर्मी की बात नहीं करें, वो आर्मी के कमांडेंट है, इसमें कोई शक नहीं। आर्मी का कमांडेंट का फेस जल्दी दिखाई देता है, तो जब भी आप बात करते हैं तो आर्मी के कमांडेंट का फेस, लेकिन जहां तक पार्टी की बात है, सिर्फ वो इंडिविजुअली नहीं इन्वॉल्व है, पूरी की पूरी टीम, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हो, वो सबके सब एक साथ खड़े होते हैं और सब जनता की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, और जहां तक हो उस कोशिश से सफलता भी प्राप्त करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और एक बार वो बार हमारे आशीष चौटाला जी बड़े इकोनॉमिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्हें शायद ये नहीं पता कि टाटा की इंडस्ट्री उससे कितने लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। आप जो कर्ज में पैसा लेते हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, आप कितने अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं, उससे कितना प्रॉफिट कमाते हैं, ये आपके ऊपर है। और यही उत्तराखंड का बजट था जो कांग्रेस के जमाने में मुश्किल से 40-45 हजार करोड़ का होता था, आज 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है।
आप ये समझिए कि जो ठीक है पैनलिस्ट, मुझे आपको यहीं पर इंटरप्ट करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन चर्चा बेहद खास रही और सीएम हेल्पलाइन नंबर को लेकर जो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे उसका जवाब भी बखूबी जनता के सामने आ चुका है और जनता को डिसाइड करने की जरूरत है। 2027 अब ज्यादा दूर नहीं बचा है, विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बाकी है और जनता के पास वो बहुत टाइम है कि वो डिसाइड कर पाए कि कौन उनके लिए सही है और कौन उनके लिए गलत। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।